साथियों, आप सभी का विजन ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी की कक्षा 12 की पुस्तक है भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, इसका अध्याय 1 है संरचनात्मक परिवर्तन। इस चैप्टर को हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। वर्तमान को समझने के लिए यह जरूरी है कि उसके अतीत के कुछ पक्षों की भी जानकारी हो। अतीत का यह ज्ञान किसी भी व्यक्ति या समूह या फिर भारत जैसे पूरे देश को जानने हेतु आवश्यक है। भारत का इतिहास काफ़ी समृद्ध एवं विस्तृत है तथा भारत के अतीत की जानकारी प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत को जानने से मिलती है, जबकि आधुनिक भारत को समझने के लिए जरूरी है कि भारत के औपनिवेशिक अनुभवों को जानें। भारत में आधुनिक विचार एवं संस्थाओं की शुरुआत औपनिवेशिकता की देन है। उपनिवेशवाद के प्रभाव के कारण भारत ने आधुनिक विचारों को जाना और यहाँ यह एक विरोधाभासी स्थिति भी थी। इस दौर में भारत ने पाश्चात्य उदारवाद एवं स्वतंत्रता को आधुनिकता के रूप में जाना। वहीं दूसरी ओर इन पश्चिमी विचारों के विपरीत भारत में ब्रितानी उपनिवेशवादी शासन के अंतर्गत स्वतंत्रता एवं उदारता का अभाव था। इस तरह के अंतःविरोधी तथ्यों ने भारतीय सामाजिक संरचना एवं संस्कृति में परिवर्तनों को दिशा दी एवं उन पर प्रभाव डाला। आगे जो इस चैप्टर, ये जो पुस्तक है, इसके जो हम आगे कुछ चैप्टरों को पढ़ेंगे तो वहाँ यह बात साफ साफ उभर करके आएगी कि किस प्रकार भारत में सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय आंदोलन, हमारी विधि व्यवस्था, हमारा राजनीतिक जीवन और संविधान, हमारे उद्योग एवं कृषि, हमारे नगर और हमारे गांव, इन सब पर उपनिवेशवाद के विरोधाभासी अनुभवों का गहरा प्रभाव पड़ा। उपनिवेशवाद के साथ हमारे इन विरोधाभासी संबंधों का प्रभाव आधुनिकता पर भी पड़ा। इसके कुछ उदाहरण जो हम अपने आम जीवन में पाते हैं वो इस प्रकार हैं कि हमारे देश में स्थापित संसदीय विधि एवं शिक्षा व्यवस्था ब्रिटिश प्रारूप व प्रतिमानों पर आधारित है। यहाँ तक कि हमारा सड़कों पर बाएं चलना भी ब्रिटिश अनुकरण है। सड़क के किनारे रेहड़ी व गाड़ियों पर हमें ब्रेड, ऑमलेट और कटलेट जैसे खाने की चीज़ें आमतौर पर मिलती हैं। और तो और एक प्रसिद्ध बिस्कुट निर्माता कंपनी का नाम भी ब्रिटेन से संबंध है। अनेक स्कूलों में नेक टाई पोशाक का एक अनिवार्य हिस्सा होता है। कितनी पाश्चात्यता है हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली इन चीज़ों में। हम प्रायः पश्चिम की प्रशंसा करते हैं लेकिन अक्सर विरोध भी करते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखने को मिलते हैं। इन उदाहरणों से पता चलता है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद अब भी हमारे जीवन का एक जटिल हिस्सा है। हम अंग्रेजी भाषा का उदाहरण ले सकते हैं, जिसके बहुआयामी और विरोधात्मक प्रभाव से हम सब परिचित हैं। उपयोग में आने वाली अंग्रेजी मात्र भाषा नहीं है, बल्कि हम पाते हैं कि बहुत से भारतीयों ने अंग्रेजी भाषा में उत्कृष्ट साहित्यिक रचनाएं भी की हैं। अंग्रेजी के ज्ञान के कारण भारत को भूमंडलीकृत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक विशेष स्थान प्राप्त है। लेकिन यह भी नहीं भूला जा सकता है कि अंग्रेजी आज भी विशेषाधिकारों की द्योतक है। जिसे अंग्रेजी का ज्ञान नहीं होता है उसे रोजगार के क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन दूसरी ओर अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अनेक वंचित समूहों के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ है। दलितों के संदर्भ में ये बातें उपयुक्त हैं। परंपरागत व्यवस्था में दलितों को औपचारिक शिक्षा से वंचित रहना पड़ा था। अंग्रेजी के ज्ञान से अब दलितों के लिए भी अवसरों के द्वार खुल गए हैं। तो इस अध्याय में हमने उन अनेक संरचनात्मक परिवर्तनों का उल्लेख किया जो उपनिवेशवाद के कारण आए। अब हम इस जानकारी के बाद उपनिवेशवाद को एक संरचना एवं व्यवस्था के रूप में समझेंगे। उपनिवेशवाद ने राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक संरचना में नवीन परिवर्तन किए। इस अध्याय में दो संरचनात्मक परिवर्तनों, औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण की चर्चा करेंगे। हमारे विवेचन का जो मुख्य केंद्र तो विशिष्ट उपनिवेशिकतावाद होगा, पर साथ ही हम स्वतंत्र भारत में हुए विकास का भी उल्लेख करेंगे। इन सभी संरचनात्मक परिवर्तनों के साथ सांस्कृतिक परिवर्तन भी हुए, जिनकी चर्चा हम लोग अगले अध्याय में करेंगे। हालांकि इन दोनों परिवर्तनों को अलग करना बहुत कठिन है, फिर भी आप देखेंगे कि संरचनात्मक जो स्ट्रक्चरल चेंजिंग है उसकी चर्चा कैसे सांस्कृतिक परिवर्तनों को सम्मिलित किए बिना कठिन है। तो अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर उपनिवेशवाद की समझ को देखेंगे कि उपनिवेशवाद है क्या। तो एक स्तर पर एक देश के द्वारा दूसरे देश पर शासन को उपनिवेशवाद माना जाता है। आधुनिक काल में पश्चिमी उपनिवेशवाद का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा है। भारत के इतिहास से यह स्पष्ट होता है कि यहाँ काल और स्थान के अनुसार विभिन्न प्रकार के समूहों का उन विभिन्न क्षेत्रों पर शासन रहा जो आज के आधुनिक भारत को निर्मित करते हैं। लेकिन औपनिवेशिक शासन किसी अन्य शासन से अलग
और अधिक प्रभावशाली रहा है। इसके कारण जो परिवर्तन आए वह अत्यधिक गहरे और भेदभावपूर्ण रहे हैं। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जिसमें दूसरे देश के क्षेत्रों पर कब्जा करके राजनीतिक क्षेत्र का विस्तार किया गया है। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जिसमें कमजोर लोगों पर शक्तिशाली लोगों ने शासन किया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पूंजीवाद के आने से पहले के साम्राज्य और पूंजीवाद दौर के शासन में गुणात्मक अंतर है। ठीक है, मतलब जो पूंजीवाद के पहले जो साम्राज्य व्यवस्था थी और पूंजीवाद दौर के शासन में जो चीज़ें हुई उसमें गुणात्मक अंतर है। पूर्व पूंजीवादी शासक अपने प्रभुत्व से लाभ प्राप्त कर सके जो उनके निरंतर शासन अथवा विरासत से व्यक्त होता है। कुल मिलाकर के पूर्व पूंजीवादी शासक समाज के आर्थिक आधार में हस्तक्षेप नहीं कर सके। उन्होंने परंपरागत आर्थिक व्यवस्थाओं पर कब्जा करके अपनी सत्ता को बनाए रखा। इसके विपरीत ब्रितानी उपनिवेशवाद पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित था। इसने प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक व्यवसाय में बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप किए जिनसे ब्रितानी पूंजीवाद का विस्तार हुआ और उसे मजबूती मिली। उदाहरण के लिए भूमि संबंधी नियमों को लें तो ब्रितानी उपनिवेशवाद ने केवल भूमि स्वामित्व के नियमों को ही नहीं बदला, अपितु यह भी निर्धारित किया कि कौन सी फसल उगाई जाए और कौन सी नहीं। इसने उत्पादन क्षेत्र को भी नहीं छोड़ा, वस्तुओं के उत्पादन की प्रणाली और उनके वितरण के तरीकों को भी बदल दिया। यहाँ तक कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने ब्रिटिश पूंजीवाद के प्रसार के लिए जंगलों को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने पेड़ों की कटाई और बागानों में चाय की खेती की शुरुआत कराई। जंगल को नियंत्रित एवं प्रशासित करने के लिए अनेक कानून भी बनाए। इससे जंगल पर आश्रित गणेरिये व ग्रामीण लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। नए औपनिवेशिक कानूनों के अंतर्गत ग्रामीणों, चरवाहों व गणेरियों का जंगल में आना जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। अब जंगल में भेड़ बकरियों, गाय भैंसों आदि पशुओं के लिए चारा इकट्ठा करना दुर्लभ हो गया तथा इस संदर्भ में पूर्वोत्तर भारत के जंगल से संबंधित औपनिवेशिक नीतियां जो हैं वो उल्लेखनीय हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में जंगल संबंधित जो औपनिवेशिक नीतियाँ थी उसके थोड़ा सा उदाहरण देख लेते हैं। तो बंगाल में रेलवे की शुरुआत एक निर्णायक घटना थी जिससे असम की जंगल से संबंधित नीतियों में एक परिवर्तन आया। उस समय जो असम था वो बंगाल प्रांत का ही एक हिस्सा था। अब ये नीतियाँ जो हैं उदार ना होकर के हस्तक्षेपवादी हो गई। जैसे जैसे रेलवे के शयनयानों की मांग बढ़ी वैसे वैसे असम का वह जंगल जो व्यावसायिक दृष्टि से बहुत उपयोगी नहीं था, राजस्व कमाने का एक आकर्षक संसाधन बन गया। उन दिनों का असम जो है आज के 7 पूर्वोत्तर राज्यों से मिलकर के बनता था। मतलब वही असम जो है बाद में जाकर के 7 राज्यों में डिवाइड होता है। 1861 और 1878 के बीच 269 वर्ग मील का विस्तृत जंगल आरक्षित घोषित कर दिया गया तथा सन 1894 तक यह क्षेत्र 3683 वर्ग मील का हो गया और यह बढ़ते बढ़ते 19वीं सदी के अंत तक 20,061 वर्ग मील का हो गया, जिसमें कुल प्रांत का 42.2% क्षेत्रफल था। इसमें से 3,609 वर्ग मील को आरक्षित रखा गया था। और इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जंगल का वो बड़ा क्षेत्र जिसमें आदिवासी समुदायों का निवास था और जो सदियों से वहाँ जीवन यापन करते आए थे उनको भी प्रशासकीय नियंत्रण में लाया गया है, वो भी प्रशासकीय नियंत्रण में आ गए तथा पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी जनजातीय समुदाय जंगलों से संबद्ध होकर के प्रकृति के साथ मैत्रीपूर्ण जीवन जीते थे। तथा उपनिवेशवाद की फिर से बात करें तो उपनिवेशवाद ने व्यक्तियों की आवाजाही को भी बढ़ाया। भारत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आना जाना चलता रहा। जैसे आज के झारखंड प्रदेश से उन दिनों बहुत से लोग चाय बागानों में मजदूरी करने के उद्देश्य से असम आए। उन्हीं दिनों एक नए मध्यम वर्ग का भी उद्भव हुआ जो मुख्यतः बंगाल और मद्रास क्षेत्र से था। इसमें वे लोग थे जिनको उपनिवेशवादी शासन ने देश के विभिन्न भागों से सेवा के लिए चुना था। इसके अलावा विभिन्न पेशेवर लोग जैसे डॉक्टर एवं वकील, इन सरकारी सेवाकर्मियों और व्यवसायियों का भी बहुत आवागमन होता रहा। यह आवागमन भारत तक ही सीमित नहीं रहा। उपनिवेशवादी शासन ने भारतीय मजदूरों एवं दक्ष सेवा कर्मियों को जहाज़ों के माध्यम से सुदूर एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में स्थित अन्य उपनिवेशों में भी भेजा। कितने लोग तो जहाज पर रास्ते में ही मर जाते थे। जाने वाले अधिकांश लोगों में से कुछ तो कभी लौटकर ही नहीं आए। आज उन भारतीयों के वंशजों को भारतीय मूल का माना जाता है।
दुनिया के अनेक देशों में भारतीय मूल के लोग पाए जाते हैं जो वस्तुतः भारत के उपनिवेशवादी शासन के दौरान उन देशों में पहुंचे थे। व्यवस्थित शासन के लिए उपनिवेशवाद ने विभिन्न क्षेत्रों में भारी परिवर्तन की शुरुआत की। ये परिवर्तन जो है वैधानिक, सांस्कृतिक अथवा वास्तुकला आदि क्षेत्रों में लाए गए। वस्तुतः उपनिवेशवाद जो है बृहद एवं तीव्र रूप से लाए गए परिवर्तनों की कहानी थी। इनमें से कुछ परिवर्तन तो अप्रकट रूप में थी, जबकि अनेक सुनियोजित तरीके से लाए गए थे। जैसा कि हम पाते हैं कि पश्चिमी शिक्षा पद्धति को भारत में इस उद्देश्य से लाया गया कि उससे भारतीयों का एक ऐसा वर्ग तैयार हो सके जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद को बनाए रखने में सहयोगी हो। लेकिन हम यह भी पाते हैं कि यही पश्चिमी शिक्षा पद्धति राष्ट्रवादी चेतना एवं उपनिवेशवादी विरोधी चेतना का माध्यम बनती है। उपनिवेशवाद के आयामों व तीव्रता को समझने के लिए आवश्यक है कि पूंजीवाद की संरचना को समझा जाए। पूंजीवाद ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन का स्वामित्व कुछ विशेष लोगों के हाथ में होता है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने पर जोर दिया जाता है। पश्चिम में पूंजीवाद का प्रारंभ जो है एक जटिल प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ और इस प्रक्रिया में मुख्य रूप से यूरोप द्वारा शेष दुनिया की खोज, गैर यूरोपीय देशों की संपत्ति और संसाधनों का दोहन, विज्ञान और तकनीक का अद्वितीय विकास और इसके उपयोग से उद्योग एवं कृषि में रूपांतरण आदि सम्मिलित हैं। पूंजीवाद को प्रारंभ से ही इसकी गतिशीलता, वृद्धि की संभावनाएं, प्रसार, नवीनीकरण, तकनीक और श्रम के बेहतर उपयोग के लिए जाना गया। इन्हीं गुणों के कारण पूंजीवाद ज़्यादा से ज़्यादा लाभ सुनिश्चित करता है। पूंजीवाद दृष्टिकोण से बाजार को एक बृहद भूमंडलीकृत रूप में देखा गया। पश्चिमी उपनिवेशवाद का पश्चिमी पूंजीवाद के विकास से अन्योन्याश्रित संबंध है, अर्थात ये दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं। यही बात औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में भी कही जा सकती है। भारत में भी पूंजीवाद के विकास के कारण उपनिवेशवाद प्रबल हुआ और इस प्रक्रिया के दूरगामी प्रभाव भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना पर पड़ते हैं। इसके अगले भाग में हम औद्योगिकरण और नगरीकरण के बारे में जानेंगे और समझेंगे कैसे उपनिवेशवाद के प्रभाव से कुछ विशिष्ट प्रारूपों का उद्भव होता है। अगर पूंजीवादी व्यवस्था सशक्त आर्थिक व्यवस्था बन सकती है तो राष्ट्र राज्य भी सशक्त एवं प्रबल राजनीतिक रूप ले सकता है। आज यह बड़ा स्वाभाविक लगता है कि हम सब राष्ट्र राज्य में रहते हैं और हमें राष्ट्रीयता यानी कि राष्ट्र की नागरिकता स्वाभाविक रूप से प्राप्त है। क्या आपको पता है कि पहले विश्व युद्ध के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय आवागमन के लिए पासपोर्ट का अधिक चलन नहीं था। कुछ ही क्षेत्रों के लोगों के पास यह उपलब्ध था। समाजों का संगठन सामान्यतः इन आधारों पर नहीं होता था। राष्ट्र राज्य एक विशेष प्रकार के राज्य के लिए उपयोगी है जो कि आधुनिक समाज का लक्षण है। सरकार को एक विशेष क्षेत्र टेरिटरी में संप्रभुता प्राप्त होती है और इसमें रहने वाले लोग एक राष्ट्र के नागरिक होते हैं। नेशन स्टेट या राष्ट्र राज्य राष्ट्रवाद के उदय से घनिष्ठ रूप से संबंध है। राष्ट्रवादी सिद्धांत के अनुसार किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के समूह को स्वतंत्रता एवं संप्रभुता प्राप्त होती है। उन्हें अधिकार प्राप्त होता है कि वे अपनी स्वतंत्रता एवं संप्रभुता का इस्तेमाल कर सकें और ये प्रजातांत्रिक विचारों के उद्भव का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद के सिद्धांत तथा प्रजातांत्रिक अधिकार के बीच विपरीतार्थक अर्थात अपोजिट संबंध हैं। हमने जाना कि उपनिवेशवाद का मतलब साधारणतः विदेशी शासन जैसे भारत में ब्रिटिश शासन से है, जबकि इसके विपरीत राष्ट्रवाद का निर्देश था कि भारत के लोग या किसी भी उपनिवेशी समाज के लोगों को संप्रभु होने का समान अधिकार है। भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने इस विरोधाभास को सही समय पर समझा। उन लोगों ने घोषणा कर दी कि स्वाधीनता उनका जन्मसिद्ध अधिकार है और वे राजनीतिक एवं आर्थिक स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़े। अब हम लोग बात करेंगे नगरीकरण और औद्योगिकरण के बारे में। तो यहाँ पर जो औपनिवेशिक अनुभव होता है उसकी चर्चा करेंगे। तो औद्योगिकीकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन का संबंध यांत्रिक उत्पादन के उदय से है, अर्थात मशीन से जो प्रोडक्शन होता है उसके उदय से है, जो शक्ति के गैर मानवीय संसाधन जैसे वाष्प या विद्युत पर निर्भर होता है। बहुत सारी पश्चिमी समाजशास्त्री पुस्तकों में यह बताया गया है कि अति विकसित परंपरात्मक सभ्यताओं में भी खेत या जमीन पर उत्पादन से संबंधित कार्य करने के लिए अधिकाधिक मानवों की आवश्यकता होती थी। अपेक्षाकृत निम्न तकनीकी विकास की वजह से बहुत ही कम लोग कृषि के कार्य से अतिरिक्त कुछ अन्य आसान व्यवसाय कर सकते थे।
इसके विपरीत औद्योगिक समाजों में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार वृत्ति में लगे लोग कारखानों, ऑफिसों और दुकानों में कार्य करते हैं। औद्योगिक परिवेश में कृषि संबंधी व्यवसाय में लोगों की संख्या कम होती जाती है। यह देखने में आया है कि पश्चिम में 90% से ज़्यादा लोग कस्बों और शहरों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? कस्बों और शहरों में रहते हैं, क्योंकि वहीं पर रोजगार व व्यवसाय के अवसर अधिक होते हैं। अतः हम नगरीकरण को औद्योगिकरण से जोड़कर देखते हैं। ये दोनों प्रायः, नगरीकरण और औद्योगिकीकरण प्रायः एक साथ होने वाली प्रक्रियाएं हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन औद्योगिकीकरण से, इंडस्ट्रियलाइजेशन से गुजरने वाला पहला समाज था जो सबसे पहले ग्रामीण रूप से रूपांतरित होकर नगरीय देश बना। सन 1800 में 10,000 निवासियों वाले कस्बों और शहरों में पूरी जनसंख्या के 20% लोग रहते थे, तथा सन 1900 का यह अनुपात 74% हो गया। ये लंदन के बारे में बात हो रही है। राजधानी लंदन में सन 1800 में लगभग 1.1 करोड़ लोग रहा करते थे, तब 20वीं सदी के प्रारंभ तक यह आकार बढ़कर इतना हो गया कि इसकी जनसंख्या तकरीबन 7 करोड़ हो गई। लंदन उस वक्त तक दुनिया का सबसे बड़ा नगर था। वह उत्पादन, वाणिज्य और आर्थिकी का सबसे बड़ा केंद्र था, और यह केंद्र निरंतर फैलते हुए ब्रिटिश समाज का दृश्य क्षेत्र हो गया था। अब फिर से हम लोग कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं, तो यह कौतूहल की बात है कि ठीक इसी समय ब्रिटिश औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक उल्टा असर, यानी कि भारत के कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक क्षरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। ठीक है, वहाँ पर औद्योगिकीकरण हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहाँ पर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। भारत में कुछ पुराने परंपरागत या परंपरात्मक नगरीय केंद्रों का भी पतन हो गया यहाँ पर। जिस तरह ब्रिटेन में उत्पादन व निर्माण में चढ़ाव आया, उसके विपरीत भारत में गिरावट आती है। जिस तरह ब्रिटेन में उत्पादन और निर्माण चढ़ाव आया, उसके विपरीत भारत में गिरावट आई है। परंपरागत ढंग से होने वाले रेशम और कपास का उत्पादन और निर्यात जो है वो मैनचेस्टर प्रतियोगिता में गिरता चला गया। मतलब जो मैनचेस्टर में भी कपड़ा उत्पादन होता था, तो उससे जो है भारत का जो कपड़ा उद्योग है वो कंपटीशन नहीं कर पा रहा था। भारत के प्राचीन नगर जैसे कि सूरत और मसूलीपट्टनम, जहाँ से व्यापार हुआ करता था, वहाँ का अस्तित्व कमज़ोर होने लगा, जबकि आधुनिक नगर जैसे बम्बई और मद्रास, जो उपनिवेशवादी शासन में प्रचलित हुए, मजबूत होते गए। भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश अधिकार के बाद तंजौर, ढाका और मुर्शिदाबाद की राजसभाओं का विघटन हो गया। फलतः इन राजसभाओं के संरक्षण में कार्यरत कारीगर, कलाकार और कुलीन लोगों का भी पतन हुआ। 19वीं सदी के अंत से भारत के कुछ आधुनिक नए शहरों में, जहां यांत्रिक उद्योग लगाए गए थे, लोगों की जनसंख्या बढ़ने लगी। एक उदाहरण देखें तो नगरों में स्थित उत्पादकों के द्वारा बनाए गए विलासिता के सामानों, ढाका या मुर्शिदाबाद की उच्च कोट की रेशम की मांग में दरबारों के विघटन के बाद भारी कमी दर्ज की गई, और ये उत्पादन जिन बाह्य बाजारों पर निर्भर थे उनका भी कमोबेश सफाया हो गया। दूर दराज के क्षेत्रों के ग्राम शिल्प विशेषता पूर्वी भारत के उन क्षेत्रों के अतिरिक्त जहां अंग्रेजों का प्रवेश जल्दी और सघन था, अधिक समय तक स्थिर रहा। मतलब जहां अंग्रेज नहीं पहुंचे थे वहां लॉन्ग टाइम तक वो सस्टेन कर सका, जब तक कि रेलवे के विस्तार ने उन्हें गंभीर रूप से प्रभावित नहीं किया। आगे चलते हैं। ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण के प्रभाव से ज़्यादातर लोग जो है नगरों में आए, लेकिन इसके विपरीत भारत में ब्रिटिश औद्योगिकीकरण के प्रारंभिक समय में ज़्यादातर लोगों को कृषि की ओर जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि नगरों में उद्योग धंधे क्या हो, चौपट हुए, तो उनको कृषि के ऊपर डिपेंड होना पड़ा। भारतीय जनगणना रिपोर्ट इसे स्पष्ट रूप से दर्शाती है। इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। भारत की जनगणना रिपोर्ट जो 1911 थी, उसका कुछ अंश है। उसके अनुसार भारत में सस्ते यूरोपीय कपड़ों के थान और बर्तनों का आबाद और तीव्र गति से आयात और पश्चिमी रूपरेखा वाले उद्योगों के भारत में ही लग जाने के बाद भारत के ग्रामीण उद्योगों का लगभग सफाया ही हो गया। खेती से हुई उपज की ऊंची कीमत को देखते हुए ग्रामीण कारीगरों ने अपने वंशानुगत व्यवसाय को छोड़कर खेती करना शुरू कर दिया। ग्रामीण संगठनों और कारोबारों का विघटन जो है प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग गति से हुआ। विकसित प्रांतों में यह परिवर्तन ज़्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। आगे देखते हैं इसमें। तो भारत में समाजशास्त्री लेखन में उपनिवेशवाद के विरोधाभासी और अनिश्चित परिणामों के बारे में अक्सर चर्चा की गई है।
पश्चिमी औद्योगिकीकरण और उसके परिणामस्वरूप उभरे मध्यम वर्ग की तुलना भारत में हुए औद्योगिकीकरण के अनुभवों के साथ की जाती रही है। ऐसी ही एक झलक जो है इस उदाहरण से देख सकते हैं आप। इसमें बताया गया है कि दक्षिण एशिया के औपनिवेशिक नगर का प्रारूप के बारे में बताया गया है कि यूरोपीय शहर में विशाल बंगले, सुसज्जित मकान, सुनियोजित सड़कें, सड़कों के किनारे दोनों किनारों पर पेड़, दोपहर और शाम को मिलने जुलने के लिए क्लब, खुली जगहों को पश्चिमी रूपरेखा के मनोरंजन की सुविधाएं जैसे घुड़दौड़, गोल्फ, फुटबॉल और क्रिकेट के लिए सुरक्षित रखा गया था। जब घरेलू जलपूर्ति, विद्युत संपर्क और दूषित पानी के निष्कासन की सुविधाएं मौजूद थीं और तकनीकी स्तर पर संभव थी, तब यूरोपीय नगरों में रहने वाले लोगों ने उसका भरपूर इस्तेमाल किया। इन सुविधाओं का उपयोग केवल यूरोपीय मूल के नागरिकों के लिए ही सुलभ था। तो यहाँ पर बात करते हैं आगे, तो निम्नलिखित तर्क से यह भी पता चलता है कि औद्योगिकीकरण का मतलब केवल मशीनों पर आधारित उत्पाद ही नहीं, बल्कि यह नए सामाजिक समूहों और नए सामाजिक संबंधों के उद्भव और विकास की कहानी है। दूसरे शब्दों में यह भारतीय सामाजिक संरचना में हुए परिवर्तनों के बारे में है। ब्रिटिश साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में नगरों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। समुद्र तटीय नगर जैसे कि बम्बई, कलकत्ता और मद्रास उपयुक्त माने गए थे, क्योंकि इन जगहों से उपभोग की आवश्यक वस्तुओं का निर्यात आसानी से किया जा सकता था। साथ ही यहीं से उत्पादित वस्तुओं का सस्ती लागत से आयात किया जा सकता था। औपनिवेशिक नगर ब्रिटेन में स्थित आर्थिक केंद्र और औपनिवेशिक भारत में स्थित हाशिए के बीच महत्वपूर्ण संपर्क सूत्र थे। इस प्रकार ये नगर जो हैं भूमंडलीय पूंजीवाद के ठोस उदाहरण थे। उदाहरण के रूप में औपनिवेशिक भारत में बम्बई को इस प्रकार सुनियोजित ढंग से विकसित किया गया था कि सन 1900 तक भारत की 1/3 कच्ची कपास को जहाज से भेजा जा चुका था। कोलकाता से जूट अर्थात पटसन का निर्यात होता था, जबकि चेन्नई से कहवा, चीनी, नील और कपास ब्रिटेन को निर्यात किया जाता था अर्थात यहाँ से भेजा जाता था। औपनिवेशिक काल के नगरीकरण में पुराने शहरों का अस्तित्व जो है वो कमज़ोर होता गया और उनकी जगह पर नए औपनिवेशिक शहरों का उद्भव और विकास होता है। कोलकाता, उन दिनों इसको कलकत्ता कहते थे, ऐसा पहला नगर था। सन 1690 में एक अंग्रेज व्यापारी जिसका नाम था जॉब चारनॉक ने हुगली नदी के तट से लगे 3 गांव कोलिकाता, गोविंदपुर और सूतानुती को पट्टे पर लिया। उसका उद्देश्य इन तीनों गांवों में व्यापार के अड्डे बनाना था। हुगली नदी के किनारे ही सन 1698 में फोर्ट विलियम की स्थापना रक्षा और सैन्य बल को गठित करने के उद्देश्य से हुई थी। तो याद रखिएगा, फोर्ट विलियम का जो किला है कहाँ पर है? कोलकाता में है, हुगली नदी किनारे। कब स्थापित किया गया था? 1698 में। फोर्ट विलियम और उसके आसपास का खुला क्षेत्र जिसे मैदान कहते थे, जहां सैन्य बलों के डेरे थे, कलकत्ता नगर का केंद्र बना। इसी केंद्र से नगर का प्रसार होता है। अब हम लोग थोड़ा सा जो इस समय चाय की बागवानी के संदर्भ में जो चीज़ें हुई उसको देखते हैं। अब तक हम लोग जान चुके हैं कि भारत में औद्योगिकीकरण तथा इंडस्ट्रियलाइजेशन और नगरीकरण उस प्रकार नहीं हुआ जैसे ब्रिटेन में हुआ। इसकी वजह औद्योगिकीकरण की जो है देर से हुई। यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो देर से हुई शुरुआत नहीं थी, बल्कि यहाँ के प्रारंभिक इंडस्ट्रियलाइजेशन और नगरीकरण पर औपनिवेशिक शासन चलता था जो अपने हितों को देखता था। तो रीजन ये था, न कि यहाँ पर देर से इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रारंभ हुआ, वो रीजन था। हम विभिन्न उद्योगों के बारे में यहाँ विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, हम यहाँ केवल चाय की बागवानी को उदाहरण के रूप में ले लेंगे। आधिकारिक रिपोर्ट से पता चलता है कि औपनिवेशिक सरकार गलत तरीकों से मजदूरों की भर्ती करती थी और उनसे बलपूर्वक काम लिया जाता था। ब्रिटिश व्यवसायियों के लिए सरकारी बल का प्रयोग कर बागानों में मजदूरों से सस्ते में काम कराया जाता था। कथा साहित्य एवं अन्य स्रोतों से बागान में काम करने वालों के जीवन संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। वास्तव में औपनिवेशिक प्रशासक यह मानकर चलते थे कि बागान वालों का फायदा पहुंचाने के लिए मजदूरों पर कड़े से कड़ा बल प्रयोग किया जाए। वह इस तथ्य से पूर्णतः अवगत थे कि औपनिवेशिक देश में चलाए गए नियम कानून अलग हो सकते हैं और यह जरूरी नहीं कि ब्रिटिश उन प्रजातांत्रिक नियमों का निर्वाह औपनिवेशिक देश में भी करे जो ब्रिटेन में लागू होते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं कि श्रमिकों का चयन और उनकी नियुक्ति किस प्रकार से होती थी, तो उसको एक थोड़ा सा समझ लेते हैं। सन 1851
में चाय उद्योगों की शुरुआत जो है भारत में होती है। तो यह फैक्ट के रूप में याद रखिएगा कि भारत में चाय उद्योग की शुरुआत कब होती है? 1851 में। ज़्यादातर चाय के बागान असम में थे। सन 1903 तक 4,89,000 स्थायी और 93,000 अस्थायी लोगों को यहाँ काम पर रखा गया था। चूँकि असम की जनसंख्या सघन नहीं थी, मतलब काफ़ी विरल थी, और चाय के बागान निर्जन पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित थे, इसलिए बड़ी संख्या में श्रमिकों को दूसरे प्रांतों से लाया गया था। लेकिन दूर दराज से हजारों मजदूरों को लाकर ऐसी जगह पर रखने से जहाँ की आबो हवा स्वास्थ्य के प्रतिकूल थी, यहाँ तक कि विचित्र प्रकार के बुखारों का प्रकोप था, इलाज में अत्यधिक खर्चा होता था और इस खर्च के लिए बागानों के मालिक और ठेकेदार सहमत नहीं थे। सही तरीके से मजदूरों को लाना खर्चीला होता, इसलिए ब्रिटिश व्यावसायिकों ने सरकारी ताकत का सहारा लिया। ऐसे कानून बनाए गए कि गरीब मजदूरों के पास कोई विकल्प ही नहीं बचा। असम के चाय के बागानों के लिए मजदूरों की नियुक्ति बरसों तक होती रही। यह काम ठेकेदारों को दिया गया जो बंगाल के ट्रांसपोर्ट ऑफ नेटिव लेबर्स एक्ट 1863, जिसका 1865, 1870 और 1873 में संशोधन किया गया था, का इस्तेमाल कर मजदूरों को प्रलोभन, बल, भय के द्वारा असम भेजते थे। अब यहाँ पर हम लोगों ने मजदूरों इतनी सारी चीज़ें बात की। अब मजदूरों के बारे में जानने के बाद यह आवश्यक है कि मालिकों, बागान वालों के बारे में थोड़ी चीज़ जान लेते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि बागानों के मालिक कैसे रहते थे। तो सामान की लदाई और उतारने के लिए पर्वतपुरी जो है एक अहम जगह थी। जब भी भाप छोड़ते पानी के स्टीमर किनारे से लगते, आसपास के बागानों के मालिक अंग्रेज और उनकी मेम जो है जहाज से उतरते थे। वैसे तो उनके बगीचे दूर दराज थे और उन्हें एकांत में ही रहना पड़ता था, लेकिन उनकी जीवन शैली में भोग विलास की चमक भरपूर थी। उनके विशाल बंगले मजबूत लकड़ी के पट्टों पर स्थित और घिरे हुए थे ताकि जंगली जानवर वहां ना आ पाए। राजसी बंगले के चारों ओर मखमली बाग थे जिनकी रौनक में रंग बिरंगे फूलों की कतार थी। उन गोरे साहबों ने कितने ही स्थानीय लोगों को विशेष ट्रेनिंग देकर बेहतर सेवा देने लायक बना दिया था। माली, बावर्ची और घरेलू कामकाज करने वाले नौकरों की कैफियत देखते बनती थी। नौकरों की सेवा की वजह से उन विशाल बंगलों के बरामदे और एक एक सामान दूर से ही चमकते थे। सारी जरूरत की चीज़ें साफ सफाई के पाउडर से लेकर के परिष्कृत कांटे, सेफ्टी पिन से लेकर चांदी के बर्तन तक, नटिंघम के किनारे वाले टेबल क्लॉथ से लेकर के नहाने के साबुन तक सब कुछ जहाज से आते थे। बड़े बड़े नहाने के टब जो कि विशाल नहाने के कमरे में रखे जाते थे, जिन्हें कि हर दिन सवेरे भिस्ती जो है बंगले के कुएं से पानी से भर देता था, वह भी वास्तव में स्टीमर से ही आते थे। तो ये बागान मालिकों की स्थिति, और अभी हमने बात की श्रमिकों की किस प्रकार की स्थिति, किस प्रकार से उनका चयन होता था। अब हम लोग बात करते हैं स्वतंत्र भारत में औद्योगिकीकरण के बारे में या इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में। तो पहले के भागों में हमने जाना था कि भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन और नगरीकरण में औपनिवेशिक शासन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब इस भाग में हम संक्षेप में जानेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्वतंत्र भारत की सरकार ने सक्रिय तौर पर बढ़ावा कैसे दिया। कुछ अर्थों में यह एक प्रकार की प्रतिक्रिया भी थी जिसमें स्वाधीन भारत के शासक उपनिवेशवाद के द्वारा प्रभावित हुए विकास को संजोए रखना चाहते थे। भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए औपनिवेशिक शासन के दौरान हुए आर्थिक शोषण एक केंद्रीय मुद्दा था। उपनिवेशवाद से पहले के भारत की जो तस्वीर कथा साहित्य आदि में दिखती थी उसमें समृद्धि और संपन्नता थी, लेकिन उपनिवेशवाद के बाद के भारत में गरीबी दिखाई देती थी। स्वदेशी आंदोलन ने भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रति निष्ठा को मजबूत किया। आधुनिक विचारों के द्वारा लोगों ने अनुभव किया कि गरीबी को दूर किया जा सकता है। भारतीय राष्ट्रवादियों ने अनुमान लगाया कि तीव्र और बृहद औद्योगिकीकरण के द्वारा आर्थिक स्थिति में आवश्यक सुधार किए जा सकते हैं, जिनसे विकास और सामाजिक न्याय हो पाएगा। भारी मशीनीकृत उद्योगों का विकास हुआ। इन्हें बनाने वाले उद्योग, पब्लिक सेक्टर के विस्तार और बड़े कोऑपरेटिव सेक्टर को महत्वपूर्ण माना गया। जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने सोच रखा था कि आधुनिक और समृद्धशील भारत की नींव बृहद लौह इस्पात उत्पादक उद्योगों या विशाल बांधों और विद्युत शक्ति के केंद्रों पर रखी जानी चाहिए थी। आप इसको भाखड़ नागल बांध पर पंडित नेहरू के विचारों से समझ सकते हैं। इनका जो विचार था कि हमारे अभियंता यह बताते हैं, अर्थात इंजीनियर्स यह बताते हैं कि संभवतः इसके जैसा, इन्होंने भाखड़ नागल बांध के संदर्भ में कहा था कि इसके जैसा विशाल ऊंचा बांध दुनिया में और कहीं नहीं है। इसके कार्य में कठिनाई और जटिलताएं दिखाई देती हैं।
जब मैं इसके आसपास घूम रहा था, मेरे मन में यह विचार आया कि इन दिनों लोग बड़े मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों में मानवीय कल्याण के लिए कार्य करते हैं। इन दिनों लोग बड़े मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों में मानवीय कल्याण के लिए कार्य करते हैं। इन विशाल भागड़ नागल से बेहतर और बड़ा कौन सा स्थान होगा जहां हजारों लाखों लोगों ने एक साथ काम किया। लोगों ने यहाँ अपना खून पसीना बहाया और यहाँ तक कि प्राण भी त्याग दिए। इससे अच्छी और कौन सी जगह होगी। ये इनके जो वहाँ पर उन्होंने भाषण दिया उसके कुछ अंश थे। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं स्वतंत्र भारत में जो नगरीकरण होता है उसके बारे में। तो आपको भारत में निरंतर बढ़ रही नगरीकरण की प्रक्रिया के बारे में तो जरूर पता होगा। हाल ही के वर्षों में बढ़ते हुए भूमंडलीकरण अर्थात ग्लोबलाइजेशन द्वारा शहरों के अत्यधिक प्रसार और परिवर्तनों की जानकारी भी होगी। यहाँ पर हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से भारत में नगरीकरण के विभिन्न प्रकारों को देखने का प्रयास करेंगे या देखेंगे। आज़ादी के बाद के 2 दशकों में भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखने लगा था। नगरीकरण अनेक प्रकार से हो रहा था। इस पर विचार व्यक्त करते हुए समाजशास्त्री एस ए राव, कौन थे? एस ए राव ने लिखा है कि भारत के कई गांव भी तेजी से बढ़ रहे नगरीय प्रभाव में आ रहे थे। नगरीय प्रकृति का प्रभाव गांवों का शहर या नगर से कैसा संबंध है पर निर्भर करता है। उन्होंने 3 भिन्न प्रकार के शहरी प्रभावों की स्थिति की व्याख्या की थी। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज़ को अलग अलग बताया था। अब इसको कैसे बताया था उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले वे गांव आते हैं जहां से अच्छी खासी संख्या में लोग दूर दराज के शहरों में रोजगार ढूंढने के लिए जाते हैं। वे उन शहरों में रहते हैं लेकिन उनके परिवार के सदस्य गाँव में ही रहते हैं। उत्तर मध्य भारत के एक गांव मधोपुर में 298 घरों में से 77 घर ऐसे हैं जिनके सदस्य प्रवासी हैं, जबकि 77 अप्रवासियों में से लगभग आधे ऐसे हैं जो मुंबई या कोलकाता में काम करते हैं। कुल अप्रवासियों के 75% ऐसे प्रवासी हैं जो गांव में अपने परिवार को नियमित रूप से पैसे भेजते हैं तथा 83% अप्रवासी प्रत्येक साल या 4 से 5 बार या 2 साल में एक बार अपने गांव में आते हैं। बहुत सारे प्रवासी केवल भारतीय नगरों में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रहते हैं, जैसे कि गुजरात के गांवों के अनेक प्रवासी अफ्रीका और ब्रिटेन के शहरों में रहते हैं। इन लोगों ने अपने गांव में आधुनिक फैशन के मकान भी बनवाए हुए हैं। इन्होंने जमीन जायदाद में भी निवेश किया हुआ है तथा शिक्षण संस्थान और जन कल्याण के लिए स्थापित ट्रस्टों को भी दान दिया है जो विदेश में रह रहे थे। दूसरे प्रकार का शहरी प्रभाव उन गांवों में देखा जाता है जो औद्योगिक शहरों के निकट स्थित हैं। जब एक भिलाई जैसा औद्योगिक शहर उभरता है तो उसके आसपास के कुछ गांवों की भी पूरी जमीन उस शहर का हिस्सा बन जाती है, जबकि कुछ गांवों की आंशिक भूमि अधिग्रहित की जाती है। ऐसे शहरों में प्रवासी कामगार आते ही रहते हैं, जिससे गाँव में मकानों की मांग बढ़ जाती है और बाजार का विस्तार होता है। साथ ही साथ स्थानीय निवासियों और अप्रवासियों के बीच के संबंधों को संतुलित करने की समस्या भी उत्पन्न होती है। महानगरों का उद्भव और विकास जो है वो तीसरे प्रकार का शहरी प्रभाव है। 2 की हमने बात की, तीसरा कौन सा? तो महानगरों का उद्भव और विकास तीसरे प्रकार का शहरी प्रभाव है जिससे निकटवर्ती गांव प्रभावित होते हैं। नगरों के विस्तार में कुछ सीमावर्ती गांव पूरी तरह से नगर के प्रसार में विलीन हो जाते हैं, जबकि वे क्षेत्र जहां लोग नहीं रहते नगरीय विकास के लिए प्रयोग कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर निष्कर्षता हम लोग बात करें तो आपको यह तो स्पष्ट लग रहा होगा कि उपनिवेशवाद जो है केवल इतिहास का ही विषय नहीं है, बल्कि यह आज भी हमारे दैनिक जीवन में जटिल रूप में मौजूद है। और इस अध्याय से यह प्रकट होता है कि औद्योगिकरण और नगरीकरण का मतलब केवल उत्पादन व्यवस्था, तकनीकी नवीनीकरण, आबादी की सघनता ही नहीं है। इसके अलावा यह हमारे जीवन का एक अंतरंग हिस्सा है। और यहाँ पर इस चैप्टर को समाप्त करने से पहले कुछ अन्य चीज़ों को भी यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे सन 1938 में 1938 में स्वतंत्रता के तकरीबन 1 दशक पहले राष्ट्रीय योजना समिति अर्थात नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और संपादक इसके कौन थे? के.टी. शाह थे। तो याद रखिएगा, आपकी राष्ट्रीय योजना समिति या नेशनल प्लानिंग कमेटी कब गठित की गई थी? सन 1938 में। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और संपादक के.टी. शाह थे। यह गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किया गया था और उस समय जो अध्यक्ष थे कांग्रेस कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। सन 1939 से समिति ने अपना कार्य आरंभ किया, लेकिन यह ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि इसके अध्यक्ष नेहरू को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और बाद में विश्व युद्ध भी छिड़ गया। इन व्यवधानों के बावजूद 29 सह समितियों का इसके अंतर्गत गठन हुआ था, जिन्हें
8 उप समूहों में विभाजित किया जाना था और जिसके कार्यक्षेत्र में पुनर्नियोजित तरीके से राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न पहलू थे। समिति की विचाराधीन जो क्षेत्र थे, जो 8 ये उपसमूह बांटे गए थे, उनके नाम क्या थे? तो पहला था कृषि और उत्पादन के अन्य प्राथमिक साधन, दूसरा उद्योग और उत्पादन के द्वितीय साधन, तीसरा मानवीय कारक श्रम व आबादी, चौथा था वित्त और विनिमय, पांचवा था सार्वजनिक उपयोगिता आवागमन और संचार, छठा था सामाजिक सेवा स्वास्थ्य और आवास, सातवां था शिक्षा सामान्य और तकनीकी, आठवां था नियोजित अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका। अनेक सह समितियों ने अपने प्रतिवेदन सौंपे और अंतरिम प्रतिवेदनों को भी समर्पित किया गया। यह सब भारत की स्वतंत्रता से पूर्व हुआ था। सन 1948-49 में अनेक प्रतिवेदन थे वो प्रकाशित भी हुए। मार्च 1950 में भारत सरकार के प्रस्ताव पर योजना आयोग का गठन हुआ, जो आयोग के क्रियाकलापों के लिए प्रमुख बिंदुओं को परिभाषित करता है। मतलब इसका जो बैकग्राउंड था योजना आयोग का, वो यहीं पर 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी के रूप में रखा गया था। कुछ अन्य चीज़ों की बात करते हैं, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश शासन ने भारत को बदले में जो दिया वह था भूमि स्वामित्व और अंग्रेजी में शिक्षा की सुविधा। कुछ तथ्य यह साबित करते हैं कि जो विकल्प दिए गए थे वे मध्य वर्ग का गठन करने के लिए समुचित नहीं थे। यह पहला तथ्य है कि प्रारंभ में इसका कृषि से हुई उपज से कोई लेना देना नहीं था, और दूसरा भारत की सांस्कृतिक परंपरा से कोई संबंध नहीं था। हम अच्छी तरह जानते हैं कि जमींदारी जमीन के परजीवी हो गए और शिक्षित स्नातक बस नौकरी ढूंढने वाले हो गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो हमारा चैप्टर था पहला, जिसका नाम था संरचनात्मक परिवर्तन, इसको हम लोगों ने यहाँ पर पूरा किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।